तो आज हमारे सामने बिहार राज्य की कह सकते हैं एक फैक्ट शीट है। जी, कुछ बुनियादी आंकड़े। हाँ, कुछ बुनियादी आंकड़े और जानकारियां। लेकिन हम सिर्फ इन नंबरों को पढ़ने वाले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन है इन आंकड़ों के पीछे, उसके पीछे जो कहानी है उसे ढूंढना कि ये संख्याएं असल में कहती क्या हैं। बिल्कुल। और कोई भी आंकड़ा अपने आप में अधूरा होता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे 94,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल या 40 लोकसभा सीटें, ये तो सिर्फ नंबर हैं। नंबर है। असली मजा तो तब है जब हम पूछें कि तो क्या इन नंबरों का वहां रहने वाले लोगों के लिए क्या मतलब है। सही बात है। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। इस जानकारी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी तथ्य से करते हैं। बिहार दिवस 22 मार्च, इसकी स्थापना हुई थी 1912 में। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर। एक सदी से भी ज्यादा हो गया। एक सदी से ज्यादा पुराना राज्य है। राजधानी पटना, ये तो हम सब जानते हैं। पर अब आते हैं इसके भूगोल पर, जहां कुछ बड़ी दिलचस्प और सच कहूं तो हैरान करने वाली बातें छिपी हैं। और भूगोल से ही तो किसी भी जगह की कहानी शुरू होती है। जमीन कैसी है, नदियां किधर बहती हैं, वही सब कुछ तय करता है। तो पहला आंकड़ा है क्षेत्रफल का, 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब ये सुनने में सिर्फ एक नंबर लगता है। हाँ, बस एक नंबर। लेकिन अगर अंदाजा लगाना हो तो ये लगभग पुर्तगाल या हंगरी जैसे किसी यूरोपीय देश के बराबर है। वाह, ये एक बहुत जरूरी तुलना है। मतलब ये अपने आप में एक देश जितना बड़ा है, और इसी के साथ ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। और जब हम सोचते हैं कि एक भारतीय राज्य एक पूरे यूरोपीय देश के बराबर है, तब हमें इसका असली पैमाना समझ में आता है। सही। लेकिन यहाँ एक और परत है। इस पुर्तगाल जितने बड़े इलाके में आबादी पुर्तगाल से 10 गुना ज्यादा है। 10 गुना? तो ये आंकड़ा हमें सीधे सीधे जमीन पर जो भारी दबाव है उस कहानी की ओर ले जाता है। मतलब कम जगह, बहुत ज्यादा लोग। और इसी भूगोल में एक और मजेदार बात है जिसका जिक्र है। राज्य की लंबाई, यानी उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ टू साउथ। हाँ, वो है 345 किलोमीटर। लेकिन इसकी चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। ओह, मतलब ये राज्य लंबा कम और चौड़ा ज्यादा है। बिल्कुल, एक आयत की तरह जो लेटा हुआ हो। अब ये सुनने में एक सामान्य सी बात लगती है, पर है नहीं। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर किसी को बिहार के एक कोने से दूसरे कोने तक जाना हो, हाँ, सोचिए, तो पूर्वी छोर पर किशनगंज से पश्चिमी छोर पर कैमूर जाने में शायद दिल्ली जाने से ज्यादा समय लग जाए। क्या बात है! ये तो राज्य के भीतर ही एक बहुत लंबी यात्रा हो गई। बिल्कुल। और ये चीज वहाँ के व्यापार के रास्ते, लोगों के आने जाने और यहाँ तक कि आप कह सकती हैं सांस्कृतिक फैलाव को भी प्रभावित करती होगी। और जब हम इस चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो उत्तरी सीमा पर भी ध्यान देना होगा। नेपाल बॉर्डर। हाँ, स्रोत बताता है कि 7 जिले नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। जी, तो ये एक बहुत लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। और ये सिर्फ एक सीमा नहीं है, ये इन 7 जिलों की जीवन रेखा भी है और एक चुनौती भी। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ ये व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के विशाल अवसर पैदा करती है, जिसे हम अक्सर रोटी बेटी का रिश्ता कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने। लोगों की रिश्तेदारियां तक सीमा के आर पार हैं। तो दूसरी तरफ ये सुरक्षा की दृष्टि से एक बेहद संवेदनशील इलाका भी है। ओह, जहां तस्करी से लेकर दूसरी अवैध गतिविधियों पर लगातार नजर रखनी पड़ती है। इन जिलों की पूरी अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जिंदगी इस खुली सीमा से गहराई से जुड़ी हुई है। वाह! मतलब भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची हुई लकीरें नहीं है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां प्रकृति की भूमिका दिखती है। जलवायु। हाँ, मौसम और संसाधन। और यहाँ बिहार एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग कहानियां एक साथ कहता है। स्रोत में लिखा है कि राज्य की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। और औसत हमेशा धोखा देते हैं, है ना? असली कहानी तो छिपी होती है अधिकतम और न्यूनतम के बीच के फासले में। बिल्कुल, और वही यहाँ दिखता है। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश वाला जिला है किशनगंज, और सबसे कम बारिश वाला जिला है औरंगाबाद। एक ही राज्य के भीतर मौसम का ये जबरदस्त अंतर है। ये तो ऐसा है जैसे एक ही घर के एक कमरे में बाढ़ आई हो और दूसरे में सूखा पड़ा हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका सीधा असर वहाँ की खेती पर पड़ता होगा। पड़ता ही है। किशनगंज जो पूर्वी बिहार में है, वो चाय की खेती के लिए मशहूर है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। अच्छा, चाय की खेती भी होती है वहाँ? जी। वहीं औरंगाबाद जो दक्षिण मध्य में है,
वहाँ के किसानों को सिंचाई के लिए नहरों या नलकूपों पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता होगा। तो मतलब एक ही राज्य की कृषि नीति को इन दोनों चरम सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता होगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती। और ये अगला आंकड़ा तो मुझे सच में चौंका गया। राज्य में जंगलों का औसत प्रतिशत सिर्फ 7.76% है। सिर्फ 7.76%? हाँ, मुझे लगा था कि गंगा का मैदानी इलाका तो काफी हरा भरा होगा। ये तो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। आपका चौंकना बिल्कुल जायज है, और इसका जवाब छिपा है उसी बात में जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, जमीन पर दबाव। अच्छा, जनसंख्या घनत्व। बिल्कुल। जब आबादी इतनी घनी हो तो जमीन के हर एक टुकड़े की कीमत होती है। हजारों सालों से इस जमीन का इस्तेमाल खेती के लिए होता आया है। तो मतलब जंगल काट दिए गए खेती के लिए? हाँ, ज्यादातर भूमि या तो खेती के लिए या फिर घनी बसावट के लिए इस्तेमाल हो रही है। इस वजह से जंगलों के लिए जगह ही बहुत कम बची। ये आंकड़ा बिहार की पर्यावरणीय चुनौतियों की ओर एक बहुत बड़ा और चिंताजनक इशारा है। बिल्कुल चिंताजनक है। अब पानी की बात करें तो यहाँ नदियों का जाल है। स्रोत बताता है कि सबसे बड़ी नदी गंगा है, जो राज्य को लगभग 2 हिस्सों में बांटती है। हाँ, लेकिन एक नदी का जिक्र है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी। हाँ, सौरो ऑफ बिहार। सौर ऑफ बिहार। ये बहुत अजीब लगता है। एक नदी जो जीवन का स्रोत होनी चाहिए, उसके नाम के साथ शोक जैसा शब्द कैसे जुड़ सकता है? इसके पीछे एक बहुत दर्दनाक इतिहास है। शोक शब्द इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि कोसी ऐतिहासिक रूप से अपनी विनाशकारी बाढ़ और अविश्वसनीय रूप से अपना रास्ता बदलने की प्रवृत्ति के लिए कुख्यात रही है। रास्ता बदलने की मतलब सोचिए, एक नदी जो इस साल आपके गांव के पास से बह रही है, अगले साल बाढ़ के बाद 10 किलोमीटर दूर से बहने लगे और आपके गांव को अपने साथ बहा ले जाए। हे भगवान, यह तो बहुत भयानक है। यह हिमालय से भारी मात्रा में सिल्ट या गाद लेकर आती है, जिससे इसका तल ऊपर उठता जाता है और ये अपना किनारा तोड़कर नए रास्तों पर बहने लगती थी। हर साल हजारों गांव और लाखों एकड़ फसल तबाह हो जाती थी। अच्छा, तो अब इस पर कुछ नियंत्रण हुआ है? हाँ, अब बांध बनाकर इसे नियंत्रित करने के प्रयास हुए हैं, लेकिन यह नाम लोगों की यादों में बसे उस दर्द और डर को दिखाता है। समझ गया। कोसी जैसी नदी को काबू में रखना सिर्फ एक इंजीनियरिंग की चुनौती नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ी प्रशासनिक चुनौती भी होगी। बिल्कुल। और यहीं से ये सवाल उठता है कि जमीन पर इतने बड़े और जटिल राज्य को चलाया कैसे जाता है। चलिए इसके प्रशासनिक ढांचे को समझते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि सरकार की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचती कैसे हैं। तो स्रोत के अनुसार राज्य में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड यानी ब्लॉक हैं। ये काफी विस्तृत और बहुस्तरीय संरचना है। हाँ, बहुत लेयर्स हैं। और ये जरूरी भी है। इतने घनी आबादी वाले राज्य में अगर सिर्फ मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी होंगे तो शासन गांवों तक कभी नहीं पहुंचेगा। सही बात है। ये संरचना एक तरह से शक्ति के विकेंद्रीकरण का एक मॉडल है। प्रमंडल नीतियां बनाने में मदद करते हैं, जिले उन्हें लागू करते हैं और ब्लॉक योजनाओं को सीधे जमीन तक पहुंचाते हैं। इसी में एक और हैरान करने वाला आंकड़ा है जिसने मेरा ध्यान खींचा। क्या? राज्य में प्रशासनिक जिले तो 38 हैं, जी, लेकिन पुलिस जिलों की संख्या 44 है। अच्छा, 44 मतलब 6 ज्यादा। हाँ। और पुलिस थाने हैं 853। इसका मतलब है कि कुछ जगहों पर पुलिस का जिला प्रशासन के जिले से अलग है। ऐसा क्यों है? ये कानून व्यवस्था के प्रबंधन की एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक सोच को दिखाता है। रणनीतिक? हाँ, इसका मतलब है कि पुलिस विभाग ने राज्य का नक्शा सिर्फ प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर नहीं, बल्कि अपराध की जरूरतों के हिसाब से बनाया है। ओ, मतलब जहां ज्यादा जरूरत है वहां अलग जिला। बिल्कुल। हो सकता है कोई बड़ा प्रशासनिक जिला शांत हो, लेकिन कोई छोटा जिला अपराध की वजह से ज्यादा संवेदनशील हो, तो वहां बेहतर फोकस के लिए एक अलग पुलिस जिला बना दिया गया। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। हाँ, पुलिस जिलों का गठन आबादी के घनत्व, अपराध दर और भौगोलिक पहुंच जैसे कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। समझ गया। मतलब प्रशासन भी एक साइज सब पर फिट नहीं होता वाले सिद्धांत पर चल रहा है। एकदम सही। अब आते हैं राजनीतिक संरचना पर, यानी बिहार का राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व कैसा है। तो लोकसभा में बिहार से 40 सीटें हैं। ये एक बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। 40 सांसद राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी ताकत होते हैं। सही बात है।
वे केंद्र सरकार के गठन से लेकर राष्ट्रीय नीतियों को प्रभावित करने तक में एक अहम भूमिका निभाते हैं। और स्रोत में यह भी बताया गया है कि इन 40 में से 6 सीटें अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। जी, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। यह दिखाता है कि राष्ट्रीय स्तर पे भी राज्य की सामाजिक संरचना को प्रतिनिधित्व देने की संवैधानिक कोशिश है। बिल्कुल। और अगर राज्य की अपनी विधानसभा की बात करें तो वहां कुल 243 सीटें हैं। 243। और यहां आरक्षण का आंकड़ा और भी ज्यादा स्पष्ट है। 38 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कुल 40 सीटें आरक्षित हैं। हाँ, कुल 40। विधानसभा में ये विस्तृत आरक्षण राज्य स्तर पर सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को और पुख्ता करता है। यह आंकड़ा हमें बताता है कि राज्य की आबादी में इन समुदायों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनकी आवाज विधानसभा में होनी चाहिए। बिल्कुल, उनकी समस्याओं को उठाना लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी समझा गया है। और प्रतिनिधित्व का ये विचार सिर्फ सीटों तक ही सीमित नहीं है। हाँ। स्रोत में एक छोटी सी पर बहुत दिलचस्प जानकारी है। बताइए। राज्य की राजभाषा हिंदी है, लेकिन द्वितीय राजभाषा उर्दू है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये महज एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, ये एक सांस्कृतिक बयान है। सांस्कृतिक बयान। हाँ, उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देना बिहार की गंगा जमुनी तहजीब को मान्यता देना है। मतलब यहाँ की संस्कृति में हिंदू और मुस्लिम परंपराओं का जो खूबसूरत मेल जोल रहा है, ये उसकी एक प्रशासनिक पहचान है। वाह। ये दिखाता है कि राज्य अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करता है। बिल्कुल। अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को जोड़ते हैं। एक तथ्य है कि यहाँ की मुख्य खाद्य फसल चावल है। हाँ। ये बात सीधे तौर पर हमारी पिछली चर्चा से जुड़ती है, जहाँ हमने नदियों के जाल और भारी बारिश की बात की थी। हाँ, ये भूगोल और खान पान का सीधा रिश्ता है। गंगा का मैदान, जलोढ़ मिट्टी और मानसूनी बारिश, ये सब मिलकर चावल की खेती के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। एकदम। लेकिन इसका एक और गहरा मतलब है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि थाली में क्या है। तो फिर क्या बताता है? ये बताता है कि बिहार की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था, किसानों का लोन साइकिल और यहाँ तक कि छठ जैसे बड़े त्योहार भी चावल के मॉनसून आधारित चक्र से बंधे हुए हैं। ओह। और एक ही फसल पर इतनी निर्भरता राज्य के लिए एक बड़ा आर्थिक जोखिम भी है, अगर मॉनसून फेल हो जाए तो। हाँ, सही बात है। और इसी कृषि से जुड़ा एक और आंकड़ा है जो किसी पहेली जैसा लगता है। अच्छा। स्रोत के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र वाला जिला शेखपुरा है, जहां 82% खेती सिंचाई पर निर्भर है। 82%? ये तो बहुत ज्यादा है। और सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला जिला है जमुई, सिर्फ 16%। सिर्फ 16%? अब हैरानी की बात यह है कि ये दोनों जिले नक्शे पर एक दूसरे के बिल्कुल बगल में। ऐसा कैसे हो सकता है? ये एक शानदार सवाल है और यही वो जगह है जहां आंकड़े हमें और गहरी खोज के लिए उकसाते हैं। मतलब एक दूसरे से सटे हुए दो जिलों में सिंचाई का इतना बड़ा अंतर? हाँ, क्यों है? इसके पीछे कई कहानियां हो सकती हैं। हो सकता है कि शेखपुरा में कोई पुरानी नहर प्रणाली हो जो जमुई तक नहीं पहुंचती, या जमीन का फर्क हो सकता है, या वहां की जमीन पानी को बेहतर सोखती हो, या हो सकता है कि ये ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक इच्छा शक्ति या विकास योजनाओं के फोकस में अंतर को दिखाता हो। वाह। ये आंकड़ा हमें बताता है कि जमीनी हकीकत जिले की सीमा बदलते ही कितनी ज्यादा बदल सकती है। तो आज हमने देखा कि कैसे ये सामान्य से दिखने वाले आंकड़े बिहार की एक कितनी बहुआयामी और आश्चर्यजनक तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। एक ऐसा राज्य जो एक देश जितना बड़ा है, जो पूर्व से पश्चिम इतना चौड़ा है कि यात्रा लंबी हो जाती है, जहां एक कोने में बाढ़ है तो दूसरे में सूखा, और जहां के जंगल उम्मीद से कहीं ज्यादा कम है। बिल्कुल। ये आंकड़े जवाब कम और